प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ यूनिवर्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर कक्षा 10 के लिए गणित शुरू कर रहा हूँ और इस क्रम में मैं यहाँ पर कुछ वीडियो अपलोड करूँगा जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और आज मैं आपके लिए गणित में कुछ ऐसा बता रहा हूँ जिसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहती है। तो ये किसी बोर्ड से संबंधित नहीं है, लेकिन गणित पढ़ोगे तो उसको ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको आपको समझाने की, आप कोशिश करना समझने की। तो संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, देखिए सम्मिश्र संख्या दो संख्याओं का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है आभासी। आभासी कहो या काल्पनिक संख्या। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको काल्पनिक संख्या या आभासी संख्या के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो आभासी संख्या जो होती है, जैसे कोई भी करणी हो, करणी चाहे वो 2 घात की करणी हो, 3 घात की करणी हो, 4 घात की हो, कितने भी घात की करणी हो, यदि उसके अंदर निगेटिव चिन्ह आ जाए, करणी के अंदर यदि निगेटिव चिन्ह आ जाए तो वो सारी की सारी संख्याएं आभासी या काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। जैसे √1, घनमूल -2, चतुर्थमूल -1, इस तरह की कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर यानी कि करणी के अंदर माइनस चिन्ह आता है तो वो हमारी सारी की सारी आभासी संख्या कहलाएगी। ठीक, इसको बाहर निकालने का तरीका ये है कि जो -1 जो होता है वो i² के बराबर होता है, इसको आयोटा बोलते हैं। ये आगे की कक्षाओं की बातें हैं, आपको आगे को पढ़ने मिलेंगे। ठीक, आप केवल इतना ध्यान रखिए कि अगर करणी के अंदर कोई माइनस चिन्ह आता है तो वो संख्याएं आभासी संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, ठीक, अब आ जाओ वास्तविक संख्याएं। अब जिन संख्याओं के अंतर्गत, जैसे इसमें करणी के अंतर्गत माइनस चिन्ह आ गया तो ये आभासी संख्या होगी या काल्पनिक होगी। अब इसके बाकी सारे बचे वो सब वास्तविक संख्या है। जैसे मान लो -2, 4, 3, 0, -1/2, 4/3, ये सभी की सब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। चलिए अब आपके लिए वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। अब देखिए वास्तविक संख्या के लिए एक और मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपके लिए। तो ये 0 यहाँ पर है और इधर को जाएंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 अनंत तक चला जाएगा। ऐसे इधर -1 -2 -3 माइनस अनंत तक चला जाएगा। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक, चलिए ये भी 2 प्रकार की होती हैं, ये संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक है इसमें दशमलव संख्या, और एक होता है इसमें पूर्णांक। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, ये दशमलव संख्या है, ये पूर्णांक है। जैसे कोई अंक पूरा का पूरा है, जैसे 2 है, 3 है, 4, 5, -3, -8, -10, -50, इस तरह का कोई संख्या है तो वो पूर्णांक है। जैसे -5, -8, 1, 4, 3 आदि, ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। दशमलव, जैसे इसके साथ कोई दशमलव आता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 1.23, ये दशमलव संख्या है। जैसे मैंने ले लिया 1.5555 और ऐसे चलता जा रहा है, ये दशमलव संख्या है। चलिए ठीक है, अब इसके बारे में हमें पढ़ना है और इसके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए फिर हम दशमलव संख्या को फिर तुम्हें समझाना चाहना है। ये भी 2 प्रकार की होती है, दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होती है। दशमलव संख्या होती है 2 प्रकार की। ये होती है, एक होती है शांत दशमलव, शांत दशमलव, और एक होती है अशांत दशमलव।
शांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक, अब देखो शांत दशमलव और अशांत दशमलव का मतलब केवल जो अंक है उसके बाद जो दशमलव आ रहे हैं उनके लिए बताना चाह रहा है। जैसे कोई संख्या है, हमने किसी भी संख्या से किसी का डिवाइड किया तो जो शेष भागफल आ रहा है उसमें दशमलव के अंक हमें देखने हैं। यदि दशमलव के अंक कुछ समय बाद रुक जाएं तो वो कहलाएगा शांत दशमलव, और यदि वो दशमलव के अंक आते ही रहें तो वो कहलाएगा अशांत दशमलव। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिया 9 और डिवाइड किया 2 से, तो इसका मुझे अगर दशमलव प्रसार देखूं तो क्या आएगा, 4 बार जाएगा और 0.5। इसके बाद आना ये बंद हो जाएगा, तो ये आएगा शांत दशमलव के अंतर्गत। ठीक, अच्छा मैंने ऐसे किया 10 में भाग किया 3 का और इसको किया तो ये आएगा 3.33333 और ऐसे चलता रहेगा ये, तो ये आएगा अशांत दशमलव के अंतर्गत। ठीक, तो ये वाला कहलाएगा शांत दशमलव और ये वाला कहलाएगा अशांत दशमलव। ठीक, अब यहाँ पर ही मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ये भी अशांत दशमलव के अंतर्गत है और इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 का बार। ये बार का मतलब जितने अंक के ऊपर ये बार लगता है उसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक, इसमें शांत में ये पुनरावृत्ति नहीं होगी और इसमें पुनरावृत्ति होगी। अब पुनरावृत्ति भी 2 प्रकार से होती है, जैसे मैंने लिखा 5.3333 चलता जा रहा है, या फिर मैंने ये लिखा ऐसे 6.7215173। इसमें और इसमें अंतर ये है कि इसमें जो अंक आने वाला है जिससे रिपीटिंग हो रही है वो हमको पता है, और इसमें ये कोई नियम से नहीं आ रहा है। इसमें आपको पता है 3 के बाद 3 आ रहा है, फिर 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 3 आ रहा है। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, 6.241 241 241 241 और ऐसे चलता है। ठीक, अब इस वाले में भी जो नंबर आ रहे हैं वो हमको पता है। ठीक, जैसे 2 के बाद 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 241 241 241 इस तरीके से चल जाए। ठीक, तो ये वाला और ये वाला एक तरह से है और ये वाला अलग है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जितने भी शांत दशमलव हैं वो सब परिमेय होते हैं। ठीक, शांत दशमलव परिमेय होते हैं। अब अशांत दशमलव में कुछ परिमेय होते हैं, कुछ अपरिमेय होते हैं। जैसे जो आगे आने वाला अंक है वो यदि मुझे पता हो तो वो परिमेय कहलाएगा, और ये वाला जो है वो अपरिमेय कहलाएगा। ठीक, तो ये वाली जो संख्या है वो अपरिमेय कहलाएगी और ये वाली दोनों परिमेय कहलाएंगे, परिमेय। इतना ध्यान रखेंगे। अच्छा, परिमेय और अपरिमेय की बात चल रही है तो फिर एक बात और ध्यान रखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10 के लिए, 1 नंबर के लिए, कि जो पाई है, पाई, ये जो संख्या है पाई कांस्टेंट, ये अपरिमेय होता है और इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है भाई 22/7, तो इसका मान जो है वो होता है परिमेय। ठीक, ये 22/7 परिमेय और ये वाला अपरिमेय। अब आपको ये जरूर आ रहा होगा दिमाग में कि ये इसका वैल्यू है और ये परिमेय हो गया, ये परिमेय क्यों हो गया। देखो ठीक, पाई का वैल्यू जो है अभी तक कोई ज्ञात नहीं कर पाया है, एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात नहीं कर पाया, ये इसकी लगभग वैल्यू है। ठीक, तो इस वजह से ये परिमेय हो जाती है। आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कुछ अंक बाद ये रिपीट हो जाता है, 4-5 अंक के बाद शायद रिपीट हो जाता है। ठीक, तो ये वाला जो है पाई ये अपरिमेय है और ये वाला परिमेय है। ठीक, दशमलव संख्या में आप इतनी जानकारी रखें, कक्षा 10 के लिए काफी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ पूर्णांक। पूर्णांक के लिए हमने 3 तरीके से हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, नंबर 1 धन पूर्णांक, नंबर 2 शून्य और नंबर 3 ऋण पूर्णांक। ठीक, अब देखिए इसके लिए आपको अच्छा समझ में आएगा। आप एक बात समझिए, आप यहाँ पर ये इसको कहते हैं संख्या रेखा। ठीक, संख्या
रेखा। ठीक है, अब देखिए इसके बीचों बीच में होता है शून्य, और इस पर बराबर बराबर दूरी पर कुछ खाने बने होते हैं इस तरीके से, इधर भी होते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, और ऐसे चलता जाता है ये अनंत तक। ठीक, इधर भी होता है -1 -2 -3 -4 -5, और इधर भी जाता है ये माइनस अनंत तक। ठीक, चलिए अब देखो धन पूर्णांक की बात करते हैं। ये जो धन पूर्णांक है वो यहां से शुरू होता है और इधर तक जाता है, मतलब 1 को लेते हुए अनंत तक जाएगा धन दिशा में। ठीक, इसको कहते हैं धन पूर्णांक। अच्छा, इस -1 को लेते हुए ये इधर को जाएगा माइनस अनंत तक, इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। सही है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर धन पूर्णांक, और ये है ऋण पूर्णांक, और ये बीच में रह गया शून्य। ठीक, ये धन पूर्णांक, यहां से इधर का, ये यहां से यहां तक ऋण पूर्णांक, और ये शून्य। सही है, चलो अब देखिए, अब यहां पर आपको एक बात और समझनी है कि यहां पर पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इन दो के बारे में और समझना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये जो यहां से शुरू होती है यहां तक, ये कहलाती है प्राकृतिक संख्या। ये समूह होता है प्राकृतिक संख्या। तो ये कैसे चलता है भाई, 1 2 3 4 और ऐसे करके अनंत तक चलता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या में यदि इसमें शून्य और मिला दें हम, 0 1 2 3 4 और ऐसे करके अनंत तक, तो वो कहलाएगी हमारी क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, ये तो देखो प्राकृतिक है। अच्छा, इसको देखो याद नहीं रहता, ये इसको याद करने का मैं एक तरीका बताऊंगा आपको। ये प्राकृतिक संख्या यानी कि ये प्रकृति से मिली हमें, और शून्य को किसने खोजा है, आर्यभट्ट ने, तो इस वजह से ये पूर्ण संख्या होगी और ये प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, आप सुनिए, अब आपने इतना पढ़ लिया, अब हम पूर्णांक के लिए फिर हमने दो तरीके से बांटा है। ठीक है, पूर्णांक के लिए हमने फिर दो तरीके से बांटा है। इसमें पहला नंबर है सम संख्या, सम संख्या, और दूसरा नंबर है विषम संख्या। ठीक, अच्छा, ये हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाए, और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाज्य ना हो। चलो मैं लिख देता हूं, जो 2 से विभाज्य हो और जो 2 से विभाज्य ना हो। ठीक, इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे -1 आ सकता है, -3 आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, 11 आ सकते हैं, और 86। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें -2 आ सकते हैं, -10 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं, 16 आ सकते हैं, और ऐसे देख लो चेक करके, जो 2 से कट रहा है वो सम संख्या होगी, और जो 2 से नहीं कट रहा है वो विषम संख्या होगी। ठीक, अच्छा, इसमें आपको एक नोट करके एक बात ध्यान रखनी है कि जो 0 है, शून्य, एक सम संख्या है, एक सम संख्या। ठीक है, ये आपके लिए नोट में याद रखना कि 0 एक सम संख्या है, ये विषम संख्या नहीं। ठीक, चलिए अब पूर्णांक के लिए हमने फिर इसको भी बांटना है हमें। ठीक है, पूर्णांक के लिए सम और विषम में बांटने के पश्चात पूर्णांक को एक बार हमको भाज्य और अभाज्य में और बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूं अभाज्य संख्या, और इसको मैं लिखता हूं इधर भाज्य संख्या।
ठीक। अब देखिए, कोई भी संख्या को भाज्य या अभाज्य डिसाइड करने के लिए आपको उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अगर उस संख्या के केवल दो फैक्टर हों, केवल और केवल दो फैक्टर हों, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी, और दो से ज्यादा हो तो वो भाज्य कहलाएगी। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पर केवल दो गुणनखंड, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, वह केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो या कटे। ठीक, एक से और स्वयं से ही विभाज्य हो और किसी से विभाज्य ना हो, तो वो कहलाएगी अभाज्य संख्या। और भाज्य के लिए दो से ज्यादा गुणनखंड, हाँ, या फिर इसको हम कह सकते हैं वह स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाज्य हो या कटे। ठीक, इसमें अभाज्य संख्या में उसके केवल दो गुणनखंड हो, एक तो एक और एक स्वयं, और भाज्य संख्या में उसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी कि एक से भी कटना चाहिए और स्वयं से भी कटना चाहिए, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए। ठीक, तो इसका जो उदाहरण दें हम, तो ये हो जाएगा दो। दो को कौन कौन काट सकता है, मैं यहां लिख रहा हूं, चलो इसके गुणनखंड लिख रहा हूं, गुणनखंड। ठीक, दो को काट सकता है, एक तो एक काट सकता है, एक दो काट सकता है, तो ये हो जाएगा। तीन को कौन कौन काट सकता है, एक काट सकता है, एक तीन काट सकता है। चार को कौन काट सकता है, इसका उदाहरण मैं यहाँ लेता हूँ। चार को काट सकता है, एक तो एक काट सकता है, एक दो काट सकता है, एक चार काट सकता है। देखो, एक से भी काट रहा है और स्वयं से भी काट रहा है, इसके अतिरिक्त ये दो से भी काट रहा है, तो ये कहलाएगी भाज्य संख्या। चलिए, पांच को एक काट सकता है और पांच काट सकता है। अच्छा, छह को कौन कौन काट सकता है, एक काट सकता है, दो काट सकता है, तीन काट सकता है, छह काट सकता है। छह संख्या एक, दो, तीन और छह, चार संख्याओं से विभाज्य हो जाएगी, इस वजह से ये भाज्य संख्या है। ठीक, अच्छा, सात को एक काट सकता है और सात काट सकता है। आठ को कौन कौन काट सकता है, आठ को एक काट सकता है, दो काट सकता है, चार काट सकता है, आठ काट सकता है। नौ को कौन कौन काट सकता है, नौ को एक काट सकता है, तीन काट सकता है और नौ। देखो, तीन गुणनखंड है इसके, जो जिसको काट दे या विभाज्य कर दे वो उसका गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, और ये जब गुणनखंड तीन से दो से ज्यादा हो जाते हैं तो भाज्य कहलाते हैं और ये अभाज्य। ठीक, अच्छा, एक बात ध्यान रखना नोट करके, देखो, एक को कौन कौन काट सकता है, एक तो स्वयं एक कोई काट सकता है। अभी मैंने आपको यहां पर बताई है, जिसके दो गुणनखंड हो वो अभाज्य और दो से ज्यादा हो वो भाज्य। एक गुणनखंड वाला तो बताया नहीं, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक संख्या जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये आपको नोट करके याद रखना। ठीक है, चलिए अभी हम भाज्य और अभाज्य के लिए और डिटेल में पढ़ेंगे। इस अभाज्य संख्या के लिए फिर हमने बांटा है। ठीक है, वैसे कुछ और भी हैं लेकिन मैं इन दो को बताना चाह रहा हूं, बस यही तुम्हारे काम आगे काम आएंगे। आपेक्षिक अभाज्य संख्या, आपेक्षिक अभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, आपेक्षिक अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। ठीक,
देखिए सहभाज्य संख्या वो होती है जिसका HCF 1 हो, यानी कि उन दोनों संख्याओं में कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो उनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दे रही हो, जैसे 2 और 3 में ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं है जो कॉमन हो सिवाय एक के। हमने दे दिया 5 और 7, इन दोनों में अगर गुणनखंड करें तो कोई कॉमन नहीं है। देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 2 की जो गुणनखंड है वो है 2 गुणा 1, और 3 का जो गुणनखंड है वो है 3 गुणा 1। केवल एक ही गुणनखंड ऐसा है जो कॉमन है, ठीक। अच्छा 5 और 7 का देखें तो 5 हो जाएगा हमारा 5 और 1, और 7 का हो जाएगा 7 गुणा 1। तो इसमें भी केवल एक ही संख्या ऐसी है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक। हम यहाँ पर लिख दें 11 13, तो ये हो जाएगा 11 का गुणनखंड हो जाएगा 11 और 1, और ये हो जाएगा 13 का हो जाएगा 13 और 1। तो एक संख्या ऐसी है जो उभयनिष्ठ है, ठीक। तो ये है सहभाज्य संख्याएं, इनका HCF कितना होता है 1। चलिए अच्छा, ये आपस में खुद अभाज्य संख्याएं होंगी, और सहभाज्य संख्याएं सॉरी आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, जैसे 4 और 9, ठीक। ये आपस में भाज्य संख्या हो सकती हैं, ये अकेली भाज्य संख्या हो सकती है, ये अकेली भाज्य संख्या होती है, लेकिन इसका जो पेयर है उनके गुणनखंड को देखें तो उसमें केवल और केवल क्या कहते हैं HCF बनाना चाहिए इसका, ठीक। जैसे 4 को हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 1 और 2 और 4, और हम 9 का अगर फैक्टर करेंगे तो 1 3 और 9। तो देखो इसमें कॉमन गुणनखंड 1 है, इस वजह से हम इसको बोले आपेक्षिक अभाज्य संख्या, ठीक। ये आपस में भाज्य हो सकती है, ये अकेली भाज्य हो सकती है, ये अकेली भाज्य हो सकती है, लेकिन इसका गुणनखंड में इसका और इसका करेंगे तो केवल इसका जो कॉमन गुणनखंड है वो एक ही आएगा, ठीक। चलिए अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ 25 और 36, ये आपस में भाज्य है, अकेले ये 25 भाज्य है, 36 भी भाज्य है, लेकिन इसका पेयर जब एक साथ रहेगा तो इसका जो गुणनखंड करेंगे हम, तो 25 का गुणनखंड क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 25 आएगा। 36 का गुणनखंड क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, क्या आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 36 आएगा, ठीक। तो इसमें केवल और केवल एक ही ऐसा होगा जो दोनों का गुणनखंड में एक कॉमन होगा। तो इस तरह की संख्या को हम कहते हैं आपेक्षिक अभाज्य संख्या है। ये वाली संख्या आप ध्यान रखना, ये आपके लिए चैप्टर 1 में काम आएगी, ठीक है। वास्तविक संख्याएं जो है उसमें काम आएगी, ठीक है। इससे आगे हम आपको गुणनखंड करना सिखाएंगे, देखते रहना, ठीक।